तो इस वीडियो में हमें स्टार्ट करना था सेक्शन नंबर 18 से। सेक्शन नंबर 18 बात करता है सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन। तो देखिए, किसी भी तरीके का प्रोसिक्यूशन सूट या अदर लीगल प्रोसीडिंग जो कि इंस्टीट्यूट की जा सकती है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, वो बिना प्रीवियस सैंक्शन मतलब परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं हो सकती अगेंस्ट एनी मेंबर ऑफ एजेंसी। या तो कोई भी मेंबर ऑफ एजेंसी है या कोई पर्सन है जो कि एक्टिंग कर रहा है उनके बिहाफ में, मतलब उनके बिहाफ में काम कर रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग डन और purporting to be done in exercise of power conferred by this act। तो कोई भी पर्सन अगर इस एक्ट के दौरान कोई भी जो पावर उसको मिली हुई है वो कुछ काम कर रहा है तो उसको उसके ऊपर कोई भी केस नहीं होगा बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से। सेक्शन 19 बात करता है ट्रायल बाय स्पेशल कोर्ट टू हैव प्रेसिडेंस। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी ट्रायल कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चलेंगी, तो अगर किसी भी स्पेशल कोर्ट में चल रही है तो वो जो भी चलेंगी वो रेगुलरली चलेंगी, मींस डे टू डे बेसिस पे। तो ट्रायल अंडर दिस एक्ट of offence by special court shall be on day-to-day basis and on all working days and have precedence over the other cases against the accused in any other court not being special court। तो पहले प्रेफरेंस किसको रहेगी कि जो स्पेशल कोर्ट में ट्रायल चल रहे हैं वो उन ट्रायल को पहले सुना जाएगा और बाद में मतलब एक्यूज के अगर दूसरे अदर कोर्ट में चल रहे हैं जो कि स्पेशल कोर्ट में नहीं चल रहे, तो उन वाले मैटर्स को बाद में डिसाइड किया जाएगा। ऐसा रहता है, मतलब ये इसमें प्रेफरेंस इस वाले कोर्ट को रहेगी क्योंकि ये स्पेशल कोर्ट है और डे टू डे काम होगा और ऑल वर्किंग डेज में काम किया जाएगा। एंड शैल बी कंक्लूडेड इन प्रेफरेंस टू द ट्रायल ऑफ सच अदर केसेस। तो अदर केसेस के ट्रायल्स के पहले इसको प्रेफरेंस रहेगी एंड अकॉर्डिंगली एंड द ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसेस शैल इफ नेसेसरी रिमेन इन एबियंस। तो इन एबियंस मतलब है आस्थगित, मतलब कंटिन्यू चलता रहेगा ये ट्रायल जब भी है। फिर सेक्शन नंबर 20 बात करता है पावर टू ट्रांसफर केसेस टू रेगुलर कोर्ट। तो वेयर आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस। तो जब भी कॉग्निजेंस लेने के बाद ऐसा लगता है या स्पेशल कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन, स्पेशल कोर्ट का ओपिनियन है कि जो ऑफेंस है वो ट्राइबल उनके थ्रू नहीं है, मतलब नहीं किया जाना चाहिए, बहुत छोटा मोटा मैटर है, तो इट शैल नॉट बी स्टैंडिंग दैट इट हैज नो जुरिडिक्शन। और या तो उनके पास जुरिडिक्शन नहीं है कि वो ट्राई करे ऑफेंस को, तो वो ट्रांसफर कर देंगे द केस फॉर द ट्रायल ऑफ सच ऑफेंस टू एनी कोर्ट। तो किसी कोर्ट को दे देंगे जिसके पास जुरिडिक्शन होगा अंडर कोड मतलब सीआरपीसी में। और जिस कोर्ट को ट्रांसफर किया जाएगा तो कोर्ट टू विच द केस इज ट्रांसफर्ड वी प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ द ऑफेंस एज इफ वर टेकन द कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। तो ऐसा माना जाएगा कि उन्होंने कॉग्निजेंस लिए जब भी किसी भी कोर्ट को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया कोई भी केस। फिर सेक्शन 21 बात करता है अपील्स के बारे में। तो नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द कोड, इससे फर्क नहीं पड़ता कि सीआरपीसी में क्या लिखा हुआ है। अपील शैल लाई फ्रॉम द जजमेंट सेंटेंस और ऑर्डर नॉट बीइंग इंटरलोकेटरी ऑर्डर। मतलब इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स को छोड़ के, तो ऐसा कर देता हूँ मैं, इससे समझ में आया आप लोगों को। तो देखिए ये बोलता है कि कहीं भी अपील होगी कोर्ट में मतलब सीआरपीसी में, तो अपील होगी जजमेंट या सेंटेंस ऑर्डर की जो कि इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स को छोड़ के स्पेशल कोर्ट से सीधे हाई कोर्ट में होगी, और दोनों चीजों की होगी, ऑन फैक्ट की भी और ऑन लॉ की भी, दोनों चीजों की यहाँ पे अपील होगी। फिर उसके बाद है सेक्शन नंबर सॉरी सबसेक्शन टू बात करता है एवरी अपील अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी हर्ड बाय बेंच ऑफ 2 जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। तो जो भी अपील होगी सबसेक्शन 1 में वो कौन कितने जज सुनेंगे, तो 2 जजेस सुनेंगे हाई कोर्ट के। एंड शैल एज पॉसिबल एज फार एज पॉसिबल, जैसा कि पॉसिबल हो पाए, और वो डिस्पोज ऑफ कितने दिन में हो जाना चाहिए, तो 3 महीने में हो जाना चाहिए जैसे से भी एडमिशन हुआ अपील का। फिर सबसेक्शन 3 बात करता है एक्सेप्ट एज अफोरसेड नो अपील और रिवीजन shall lie to any court from any judgment, sentence, or order, including any interlocutory order of the special court। तो जैसा कि ऊपर बताया गया उसको छोड़ के किसी भी तरीके की ना कोई अपील होगी ना कोई रिवीजन होगा, किसी भी जजमेंट का, किसी सेंटेंस का, किसी भी ऑर्डर का, ना किसी इंटरलोकेटरी ऑर्डर का, मतलब जैसा ऊपर बताया गया है उसके अलावा किसी भी तरीके का कुछ प्रोसीजर नहीं होगा। फिर लिखा हुआ है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 378 ऑफ द कोड। तो 378 सबसेक्शन 3 सिर्फ इतनी सी बात करता है कि वो जो
एक लीव लेना पड़ती है, स्पेशल लीव हाई कोर्ट में केस करने के लिए, वो यहाँ पे नहीं लेना पड़ेगी, क्योंकि बता दिया है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग, मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता कि सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 378 ऑफ सीआरपीसी में क्या लिखा हुआ है। जो अपील होगी वो हाई कोर्ट में होगी किसी भी तरीके के स्पेशल कोर्ट के डिसीजन को, जो कि ग्रांटिंग या रिफ्यूजिंग बेल वगैरह से रिलेटेड है। फिर जो अपील का टाइम पीरियड है वो कितना, तो एवरी अपील अंडर दिस सेक्शन शैल बी प्रिफर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, तो 30 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए अपील फाइल, जजमेंट, सेंटेंस और ऑर्डर से अपील किया गया। फिर प्रोवाइडेड दैट द हाई कोर्ट में एंटरटेन एन अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द स्टेट पीरियड ऑफ 30 डेज, अगर हाई कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाए तो वो 30 डेज के बाद भी अपील को एंटरटेन कर सकता है, कि अपीलेंट के पास सफिशिएंट कॉज था, अगर उसको सेटिस्फाई लगता है कि वो इसलिए 30 डेज के अंदर वो अपील प्रेफर नहीं कर पाया। फिर लेकिन मैक्सिमम टाइम पीरियड डिफाइन किया गया कि 30 डेज के बाद अगर सफिशिएंट कॉज है तो कर तो सकते हैं, लेकिन प्रोवाइड दैट नो अपील शैल बी एंटरटेन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज, तो 90 डेज के बाद तो किसी भी तरीके से अपील नहीं सुनी जाएगी। फिर सेक्शन 22 बात करता है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट कोर्ट ऑफ सेशन एज स्पेशल कोर्ट। तो अब जैसे हम ऊपर सेक्शन 11 में पढ़ के आए थे कि वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी, वो बना रही थी ये स्पेशल कोर्ट को। अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है कि वो स्पेशल कोर्ट बना दे। तो देखिए सब सेक्शन 1 क्या बोलता है, द स्टेट गवर्नमेंट में डेजिग्नेट वन और मोर कोर्ट ऑफ सेशन एज स्पेशल कोर्ट फॉर द ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर एनी और ऑल ऑफ द इनेक्टमेंट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। तो सिंपल सी बात है कि स्टेट गवर्नमेंट डेजिग्नेट कर सकती है या तो किसी कोर्ट, मतलब किसी भी कोर्ट ऑफ सेशन को, एक या एक से ज्यादा स्पेशल कोर्ट के रूप में, और उनको इनेक्ट कर सकती है कुछ भी जो भी स्पेसिफाइड है ट्रायल करने के लिए शेड्यूल में। फिर जो भी प्रोविजंस होंगे चैप्टर के वो अप्लाई होंगे इस इन स्पेशल कोर्ट्स पे भी, जो कि डेजिग्नेट किए गई हैं स्पेशल कोर्ट, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा से स्पेशल कोर्ट बनाई गई हैं सब सेक्शन 1 में। और उनकी जो सब्जेक्ट होंगे वो मॉडिफिकेशन के साथ होंगे, और कौन कौन सी मॉडिफिकेशन, तो मॉडिफिकेशन इस सेक्शन में बताई हुई है कि जहाँ पे वर्ड रेफरेंस हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वहाँ पे हो जाएगा सेक्शन 11 एंड सेक्शन 15 को कंस्टिट्यूट किया जाएगा रेफरेंस स्टेट गवर्नमेंट से। फिर जहाँ पे भी रेफरेंस हो रहा है एजेंसी को, तो सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13 में हो रहा है तो उसको रेफरेंस किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। फिर जहाँ पे भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आ रहा है सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 13 में, तो शैल बी कंस्टिट्यूट एज अ रेफरेंस टू एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो मतलब जहाँ पे भी सेंट्रल का नाम है तो स्टेट गवर्नमेंट का नाम आ जाएगा, जो एजेंसी सेंट्रल की मानी जाएगी वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी स्टेट की हो जाएगी, मतलब जैसी ये स्टेट की होगी। फिर जहाँ पे अटॉर्नी जनरल था वहाँ पे एडवोकेट जनरल हो जाएगा, सिंपल सी बात। तो सबसेक्शन की बात करते हैं, जुरिडिक्शन कन्फर्ड बाय दिस एक्ट ऑन स्पेशल कोर्ट शैल अंटिल अ स्पेशल कोर्ट इज डेजिग्नेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 1 इन द केस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। तो जो जुरिडिक्शन होगी स्पेशल कोर्ट को दी गई है, शैल अंटिल स्पेशल कोर्ट इज डेजिग्नेटेड, जब तक स्पेशल कोर्ट को डेजिग्नेट नहीं किया गया है बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 1 इन द केस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट नॉटस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द सीआरपीसी बी एक्सरसाइज्ड बाय द court of session of the division to which the such offence has been committed, and it have all the powers to follow the procedure provided in this chapter। सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि अगर कहीं पे भी किसी भी तरीके से कोई भी कोर्ट डेजिग्नेट नहीं की गई है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि वो एक स्पेशल कोर्ट है, और वहाँ पे कोई भी स्पेशल कोर्ट नहीं है, तो जो भी ऑफेंसेस वहाँ पे होंगे तो वहाँ का कोई कोर्ट ऑफ सेशन होगा जिसके पास जुरिडिक्शन है या जो ट्राई कर सकता है वो वाला ऑफेंस, वो इसी तरीके से ट्राई करेगा कि जैसे उसी के पास वो वाले मैटर का ट्रायल होता है। तो वो सारे पावर्स और फंक्शंस फॉलो करेंगे जो कि इस एक्ट में दिए गए हैं। फिर ऑन एंड फ्रॉम द डेट व्हेन द स्पेशल कोर्ट इज डेजिग्नेटेड, अब जिस दिन भी स्पेशल कोर्ट को डेजिग्नेट कर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो जो ट्रायल होगा किसी भी ऑफेंस का या इन्वेस्टिगेशन होगी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट के अंडर में, तो विच वुड हैव बीन रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड बिफोर द स्पेशल कोर्ट, की जो स्पेशल कोर्ट के द्वारा ही होना चाहिए था ट्रायल, तो शैल स्टैंड ट्रांसफर, तो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे टू दैट कोर्ट, मतलब उस कोर्ट में जो कोर्ट को डेजिग्नेट कर दिया है, ऑन द डेट इट विच इट
इज डेजिग्नेटेड, मतलब जिस दिन उसको डेजिग्नेटेड किया गया। अब लास्ट चैप्टर है वो भी इसी वीडियो में कवर कर देता हूँ। तो चैप्टर नंबर 5, लास्ट चैप्टर मिसलेनियस, इसमें सिर्फ कितने सेक्शंस है? 1 2 3 4, 4 है मेरे हिसाब से। हाँ, 4 ही सेक्शन है। सबसे पहले कैसा है कि बात करता है सेक्शन 23, तो पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल। सब इस वाले एक्ट में याद रखिएगा कि हाई कोर्ट के पास पावर है रूल मेकिंग की, सेक्शन 23 बोलता है। तो हाई कोर्ट में बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट, तो हाई कोर्ट भी कैसे रूल बनाएगा? ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन इशू करके मेक करेगा सच रूल जो भी उसको लगता है नेसेसरी है कैरिंग आउट प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, कि इस एक्ट के प्रोविजंस को करना चाहिए रिलेटिंग टू द स्पेशल कोर्ट्स विद इन इट्स टेरिटरी, कि इसकी टेरिटरी में स्पेशल कोर्ट्स को तो काम करना चाहिए। फिर सेक्शन 24 बात करता है पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। तो सबसेक्शन 1 बात करता है इफ एनी डिफिकल्टी अराइजेस इन गिविंग इफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, तब भी कभी डिफिकल्टी अराइज होती है सेक्शन को इफेक्ट देने में, इस एक्ट के प्रोविजंस को इफेक्ट देने में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है? ऑर्डर पब्लिश कर सकता है ऑफिशियल गैजेट में और कुछ प्रोविजंस को बना सकता है जो कि इनकंसिस्टेंट नहीं है इस एक्ट के प्रोविजंस के साथ, और जो उसको मतलब जो उनको लगता है कि अपीयर मतलब जो इनको लगता है कि हाँ ये नेसेसरी एक्सपीडिएंट है रिमूव करने के लिए डिफिकल्टी, तो वो करेंगे। फिर प्रोवाइडेड दैट में देखिए प्रोवाइडेड नो ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो जो कुछ भी उनको चेंजेस करना थे वो उनको 2 साल के अंदर ही करना थे जब ये एक्ट इन्फोर्स में आया, अब उसके बाद नहीं कर सकते। और जो भी उन्होंने ऑर्डर मेड किए हैं, मतलब जो कुछ भी उन्होंने यहाँ पे बनाए हुए हैं नए प्रोविजंस वगैरह, दिस सेक्शन शैल बी लेड एज सून एज बी मेड आफ्टर, मे बी आफ्टर मेड इट इज मेड, मतलब जैसे ही ये कुछ उन लोगों ने मॉडिफिकेशन वगैरह या कुछ प्रोविजंस वगैरह बना दिए तो उसको कहाँ पे रख देंगे? जैसे ही वो बन गए हैं तो ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट पे रख देंगे। फिर सेक्शन 25 बात करता है पावर टू मेक रूल। पावर टू मेक रूल्स, रूल्स बनाने की पावर किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे से मैं एनआईए का भी देखा कि सब एनआईए जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ज्यादा रहता है। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी नोटिफिकेशन इशू करके कुछ ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन इशू करके कुछ रूल्स बना सकता है जिससे ये इसके इस एक्ट के कैरी आउट कर पाए प्रोविजंस इस एक्ट के। फिर सेकंड सबसेक्शन बात करता है इन पर्टिकुलर विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग पावर सच रूल्स में प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स नेमली। तो जो भी कुछ रूल्स है, जो कुछ भी है उसको जनरलिटी का अफेक्ट करते हुए बिना वो 2 चीजों के ऊपर रूल्स बना सकता है, जो यहाँ पे 2 चीजें बताई हुई है, बस इतनी सी बात है। द मैनर ऑफ कंसल्टेशन ऑफ एजेंसी एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन द एजेंसी अंडर सेक्शन 5। तो जिस तरीके से मैनर से कंसल्टेशन क्या करने का तरीका रहेगा एजेंसी से, और जो भी उनकी कंडीशंस होंगी सर्विसेज की, जो भी पर्सन एम्प्लॉयड है एजेंसी के सेक्शन नंबर 5 में उनका बताया हुआ है, और जो भी अदर मैटर्स हैं जो कि रिक्वायर्ड टू बी है, जो कि और मे बी प्रिस्क्राइब, मतलब जो भी रिक्वायर्ड है, मतलब जो जरूरत है जिनको या फिर जिनको लगता है कि मे बी प्रिस्क्राइब करना चाहिए, तो वो प्रिस्क्राइब की गई है वो चीजें। तो सेक्शन नंबर 26 बात करता है लेइंग ऑफ रूल्स। तो जो कोई भी रूल मेड किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट का द्वारा यहाँ पे इस एक्ट में, वो उसको दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास रखा जाएगा जब भी वो सेशन में हो, टोटल पीरियड ऑफ 30 डेज में, या तो एक सेशन में या दो या उससे ज्यादा सक्सेसिव सेशंस में, अगर वो डिसॉल्व हो रही है उसके टाइम पीरियड के पहले ही। और जो दोनों सेशन जिस तरीके से किसी भी बात पे मॉडिफिकेशन पे एग्री करेंगे जिस तरीके से, वही उसके बाद वैसे ही जिस तरीके से दोनों हाउस एग्री हुए उसकी तरह से इफेक्ट होगा। और जो भी कुछ भी तरीके का मॉडिफिकेशन एलिमेंट किया गया है वो विदाउट प्रिजुडिस होगा, मतलब जो पहले से कुछ हो चुका है उसकी वैलिडिटी और एनीथिंग जो भी प्रीवियसली डन कर चुके हैं उसको अफेक्ट नहीं करेगा। तो अब हमने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वाला एनआईए एक्ट भी कंप्लीट कर लिया। अब इसमें एक शेड्यूल है, तो शेड्यूल को भी आपको पढ़ना चाहिए, शेड्यूल को याद रखना चाहिए, क्योंकि शेड्यूल में कितनी चीजें दी हुई है ये भी पूछ सकते हैं। और शेड्यूल में क्या क्या चीजें हैं ये ऐसा पूछ सकते हैं कि क्या इसमें से नहीं है, क्या चीज शेड्यूल में दी गई है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यूज में, तो शेड्यूल को याद रखना चाहिए। तो शेड्यूल को एक बार पढ़ लेते हैं। तो शेड्यूल सी सेक्शन 2
2 का फर्स्ट सबसेक्शन का एफ में। फिर सबसे पहले कैसा एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट बता रहा है, 1908 का जो एक्ट है, तो वो इसमें आ जाता है। एक्ट नंबर 6 ऑफ 1908 है। फिर एटॉमिक एनर्जी एक्ट है 1962 का। एक्ट नंबर 33 ऑफ 1962 है। फिर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है 1967 का। एक्ट नंबर 37 ऑफ 1967 है। फिर एंटी हाईजैकिंग एक्ट है, जो कि 2016 का एक्ट है। एक्ट नंबर 30 ऑफ 2016 है। सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट अगेंस्ट द सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन एक्ट 1982 का जो एक्ट है, एक्ट नंबर 66 ऑफ 1982 का है। फिर द SAARC, मतलब सार कन्वेंशन जो हुआ था, सप्रेशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 1993, जो एक्ट नंबर 36 ऑफ 1993 था। फिर द सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट अगेंस्ट द सेफ्टी ऑफ मेरीन टाइम नेविगेशन एंड फिक्स्ड प्लेटफॉर्म ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्ट, जो कि 2002 का एक्ट है। एक्ट नंबर 69 ऑफ 2002 है। फिर 7 नंबर पे दिया हुआ द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 2005 का जो एक्ट है, एक्ट नंबर 21 ऑफ 2005 है। फिर ऑफेंसेस अंडर, तो उसमें कुछ ऑफेंसेस भी दिए गए हैं, जैसे ऑफेंसेस अंडर चैप्टर 6 ऑफ आईपीसी, और इसमें सेक्शन 121 टू 130 दोनों इंक्लूसिव होंगे। फिर सेक्शन 370 से लेकर 370 ए तक जो है चैप्टर 16 में आईपीसी के। फिर सेक्शन 489 ए से लेके 489 ई तक जो भी है, दोनों इंक्लूसिव होंगे। फिर सेक्शन है 1AA ऑफ सेक्शन 25 ऑफ चैप्टर 5 आर्म्स एक्ट का, 1959 का जो आर्म्स एक्ट है, एक्ट नंबर 54 है 1959 का। फिर सेक्शन 66 एफ है, जो कि चैप्टर 11 का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 का, जो कि एक्ट नंबर 21 ऑफ 2000 है। तो ये सब कुछ चीजें पूछ सकते हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ओके, तो हमारा अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट भी कंप्लीट हो गया। अब अगली वीडियोस में कुछ नया एक्ट स्टार्ट करेंगे।